Welcome to this lecture. We are in the unit number 4 and unit number 4 is bioinformatics. क्या है bioinformatics? So bioinformatics is a branch of science that integrates computer science, mathematics, statistics, chemistry, engineering for analysis, exploration, integration and exploitation of biological science data in research and development. मुझे किसी भी चीज का एनालिसिस करना है, अब चाहे वो फार्मास्यूटिकल फील्ड में मुझे ड्रग का एनालिसिस करना हो या फिजिक्स के फील्ड में मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट का एनालिसिस करना हो, केमिस्ट्री के फील्ड में मुझे केमिकल का एनालिसिस करना हो या किसी सर्किट का एनालिसिस क्यों ना करना हो, बहुत सारी चीज़ों की मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इस सब का कॉम्बिनेशन है। इसमें आप देखिए कंप्यूटर साइंस भी है, इंजीनियरिंग भी है, मैथमेटिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है और केमिस्ट्री। सो इन सारी चीज़ों को जब हम लेके चलेंगे तभी हम डील कर पाएंगे किसी भी स्टोरेज, रिट्रीवल, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डेटा यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। सो इंफॉर्मेटिक्स के सामने बायो लगा दिया गया है, तो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेटिक्स को ही हम बायो इंफॉर्मेटिक्स बोलते हैं। मतलब बायोलॉजी के जितने भी डेटा एनालिसिस, स्टोरेज, रिट्रीवल या उसका इंटरप्रिटेशन होगा, उनको हम इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन की हेल्प से कर पाएंगे, वही बायो इंफॉर्मेटिक्स है। ठीक है, अगेन अ टूल टू एनालाइज द बायोलॉजिकल कंटेंट एंड इंफॉर्मेशन। एंड व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, क्योंकि फार्मास्यूटिकल साइंस ही पूरा बायोलॉजिकल साइंस है। ठीक है, सो हिस्ट्री ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स इमर्ज्ड इन मिड 1990, 1990 के बीच में ये आसपास ये इमर्ज हुआ। तो 1965-78 में इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने एस्टेब्लिश किया इसको, मार्गरेट ने पहली बार की डेटाबेस प्रोटीन सीक्वेंस क्या है उसको पब्लिश किया अपने एटलस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर में, उसका जो वॉल्यूम था, उसने जो बुक पब्लिश की थी उसमें। फिर 1977 में डीएनए सीक्वेंस बिगिन हुआ, accumulate slowly in literature and became more common to predict protein sequences by translating sequenced genes that by then by direct sequencing of the proteins. ठीक है, so thus number of uncharacterized proteins began to increase. कि मतलब प्रोटीन का मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, चाहे वो डीएनए के रिस्पेक्ट में करें, चाहे और किसी प्रोटीन सीक्वेंस के रिस्पेक्ट में करें, बहुत सारे प्रोटीन सीक्वेंस है बॉडी में जिनका एनालिसिस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डेवलप होती गई ओवर द ईयर्स। लोगों ने अपने पेपर्स में, अपने रिसर्च में इसको आइडेंटिफाई करना चालू कर दिया कि भाई ये डीएनए सीक्वेंस है, ये इस प्रोटीन का सीक्वेंस है। अब उसको कैसे क्या किया जाए, फॉर्मुलेट किया जाए, उसको सीक्वेंस्ड किया जाए, ये चैलेंज था उस समय। ठीक है, सो इन क्योंकि वो अनकैरेक्टराइज्ड था। So in 1980s, there were enough DNA sequences to justify the establishment of first nucleotide sequence database, GenBank, at National Center of Biotechnology Information, NCBI बोलते हैं जिसको, ये यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है। NCBI बहुत ही पॉपुलर है, जब आप अगर आप में से कोई रिसर्च में जाना चाहता है तो उसको NCBI और PubMed, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें बहुत सारे डेटाबेस और रिसर्च अवेलेबल है जिसके आप हेल्प करके आप रिसर्च इस फार्मास्यूटिकल साइंस में आगे ले जा सकते हैं। सो एनसीबीआई सर्व्ड एज अ प्राइमरी डेटा बैंक प्रोवाइडर फॉर इंफॉर्मेशन। डेटा बैंक का मतलब वो सारा डेटाबेस जो आपको हेल्प करेगा किसी भी ड्रग की हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री, डिजीज की हिस्ट्री, इक्विपमेंट की हिस्ट्री, इन सब चीज़ों को जानने, समझने और उसको एनालाइज करने। ठीक है, सो हिस्ट्री ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंटिन्यू करते थे। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी EMBL, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी जो 1980s में डेवलप हुई। द एम ऑफ द डेटा library was to collect, organize and distribute nucleotide sequence data and related information. 1986 में DNA डेटा बैंक आ गया। जापान में 1984 में नेशनल बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन आया, NBRF। ठीक है सर, ऑल दीज डेटा बैंक्स ऑपरेट इन क्लोज कोलैबोरेशन एंड रेगुलरली एक्सचेंज डेटा। अगर मुझे यूएसए का डेटा जापान भेजना है, जापान का डेटा यूएसए में भेजना है, क्योंकि भाई सारे रिसर्च साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, ये सब किसके लिए काम करते हैं? ह्यूमन काइंड के लिए काम करते हैं ना। तो ग्लोबली एक्सेस उन डेटाबेसेस का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो मुझे समझ में आएगा। जैसे कि चाइना ने सबसे पहले प्रॉब्लम फेस की किसकी? कोविड की। ठीक है, अब उसके पीछे जो भी क्या रहे हैं कॉन्स्पिरेंसीज रही, उस पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, कि कौन क्रिएट किया, किसने क्रिएट किया है कि नहीं है, वो सब अलग चीज़ें हैं। बट फेस तो उसने किया, फिर उसने वो इन्फॉर्मेशन शेयर किया, इन्फॉर्मेशन शेयर करके फिर दूसरी जगह में पहुंचा, फिर उसने, उन लोगों ने रिसर्च किया, इंग्लैंड ने अलग रिसर्च किया, इंडिया ने अलग रिसर्च किया, जापान ने अलग रिसर्च किया, यूएसए ने अलग रिसर्च किया, रशिया ने अलग रिसर्च किया, फिर सब लोगों ने रिसर्च आपस में क्या किए? एक्सचेंज किए, तभी तो वैक्सीन बन पाई ना। सो इसलिए क्लोज कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा का एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है।
So management and analysis of the rapidly accumulating sequence data required new computer software and statistical tools. अब हम तो ये पढ़ते ही आ रहे हैं पूरे सिस्टम में, पूरे आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन फार्मेसी में कि कंप्यूटर का यूज करके आप किसी भी सिस्टम को, किसी भी चीज को कैसे आप क्या बना लेते हो, इजी बना लेते हो. So this attracted scientists from computer science and mathematics to the fast emerging fields of bioinformatics. तो वहां से धीरे धीरे जो है मैथमेटिक्स और साइंस, कंप्यूटर साइंस का एप्लीकेशन आ गया और बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड जो है वो क्या हो गई, जनरेट हो गई. तो क्या ऑब्जेक्टिव है इसका बायो इन्फॉर्मेटिक्स का? पहला, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एल्गोरिथम्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर असेसिंग द रिलेशनशिप अमंग लार्ज सेट्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटा. एक सेट ऑफ नया एल्गोरिथम बनाओ, स्टैटिस्टिक्स की नई एक स्ट्रेटेजी बनाओ आप, जिससे आप क्या कर पाओ, जितने लार्ज सेट ऑफ बायोलॉजिकल डेटा है. अब जैसे कि आप कोविड का ही, मैं बार बार कोविड का एग्जांपल इसलिए देता हूँ क्योंकि बहुत हमारे लिए अभी रिसेंट टाइम्स में ये चल रहा है. तो अब उसमें अल्फा बीटा पता नहीं कितने कितने उसके सीक्वेंस आ गए, कितने कितने उसकी क्या कहना चाहिए वेरिएशंस आ गए उसमें. अब ये वेरिएशंस अलग अलग जगह आई ना, अफ्रीकन वेरिएंट अलग आया, इंडियन वेरिएंट अलग आया, है ना, सिंगापुर में अलग आया, चाइना में अलग आया. तो जहां जहां जैसा जैसा वायरस ने अपने आप को, तो उसके हिसाब से चीजें चेंज होती गई. तो आपका सेट ऑफ जो डेटा है उसको ठीक तरीके से आपको एक एल्गोरिदम तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, एक साइंस तो बनाना पड़ेगा कि हमको इस तरीके से इसको एनालाइज करना है. वो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स. दूसरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ दीज टूल्स फॉर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेरियस बायोलॉजिकल डेटा. टूल का एप्लीकेशन आपको देखना पड़ेगा. तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ डेटाबेस फॉर एन एफिशिएंट स्टोरेज एक्सेस एंड मैनेजमेंट ऑफ द लार्ज बॉडी ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. तो डेटाबेस का डेवलपमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप एफिशिएंटली अपने डेटाबेस को स्टोर कर सको, उसको एनालाइज कर सको और एट द सेम टाइम आप उसको वर्ल्ड वाइड शेयर भी कर सको. सो कंपोनेंट्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है? डेटा, डेटा से बनेगा डेटाबेस, डेटाबेस से बनेगा डेटाबेस माइनिंग टूल. डेटा चाहिए सबसे पहले, और डेटा से ही तो डेटाबेस बनाओगे, और डेटाबेस को फिर एनालाइज करने के लिए डेटाबेस माइनिंग टूल चाहिए होगा, है ना. तो ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. डेटा, अब डेटा क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, जैसे होता है डीएनए, जैसे होता है जीनोमिक सीक्वेंस टैग्स, ठीक है, आरएनए. तो ये सब प्रोटीन सीक्वेंस, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स, मेटाबॉलिक पाथवेज, ये सब क्या है, डेटा है. अब डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ डेटा पर्टेनिंग टू अ स्पेसिफिक टॉपिक. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो गया, प्रोटीन सीक्वेंस हो गया. अब ये स्पेसिफिक टाइप का डेटाबेस हो गया ना, जैसे कि आपका ईडीआरपी स्टूडेंट का डेटाबेस है, लाइब्रेरी बुक्स का डेटाबेस है, इज इट नॉट? ऐसे ही जब आप फ्लाइट में जाओगे तो फ्लाइट का डेटाबेस होगा, ट्रेन में जाओगे तो ट्रेन का डेटाबेस होगा. तो अलग अलग डेटाबेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई हम प्रोटीन सीक्वेंस कलेक्ट कर रहे हैं, डीएनए कर रहे हैं, आरएनए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हम कोई किडनी, लीवर, हार्ट, कौन सी टाइप के डेटा बेसिस को हम कलेक्ट कर रहे हैं. दे आर, दीज आर द हार्ट ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स. डेटाबेस जो है हार्ट है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, क्योंकि वही तो सारे रिकॉर्ड कीपिंग होती. सो कंप्यूटराइज्ड स्टोर हाउस ऑफ द डेटा, सारे कंप्यूटर में स्टोर होते हैं डेटा. इट अलाउज एक्सट्रैक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिकॉर्ड. अगर मुझे इस पर्टिकुलर पेशेंट का डीएनए का डिटेल चाहिए तो आपको डेटाबेस में जाना पड़ेगा, उस पेशेंट के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. ये पॉसिबिलिटी को अच्छे से ऑर्गेनाइज मैनर में हेल्प करता है आपका डेटाबेस. पेन पेपर में अगर आप लिखने लग गए ना कि फलाने पेशेंट का ये जो है वो कहना चाहिए रिकॉर्ड है और ये है, तो फिर आप अगर उसको आज से 20 साल बाद खोजने की कोशिश करेंगे तो आप खोजते ही रह जाएंगे उन फाइल्स को. ऐसा नहीं कि फाइल मिलेगी नहीं, बट उसका टाइम कितना होगा और उसमें कितनी मेहनत लगेगी आप खुद ही समझ सकते हैं. सो ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस कर देता है जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है. सो अलाउज एडिंग, चेंजिंग, रिमूविंग एंड मर्जिंग ऑफ रिकॉर्ड्स. मुझे मान लीजिए आज मैंने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये रिजल्ट आया, अब मुझे आज से मुझे 10 दिन बाद फिर टेस्ट करना है, 10 दिन बाद के बाद कुछ और रिजल्ट आएगा, तो मुझे पुराना तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि पुराने डेटा का क्या यूज है. हाँ, आप एनालाइज करने के लिए जरूर रख सकते हैं कि भाई पुराने से नए में क्या चेंज है, बट आज से 10 साल बाद उसकी कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगी, क्योंकि 10 साल के बाद जो आपकी बॉडी की कंडीशन होगी उसमें जो डेटा एनालिसिस होगा वो इंपॉर्टेंट हो. 10 साल पहले क्या था उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट आप अभी के हिसाब से करोगे. तो पुराना डेटा आप चेंज कर सकते हो, चाहो तो आप मर्ज कर सकते हो, कुछ को हटा सकते हो. तो ये सब चीजें होती है उसमें, और हम एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं. डेटाबेस का टाइप क्या हो सकता है? सीक्वेंस डेटाबेस हो सकता है, स्ट्रक्चर डेटाबेस हो सकता है, एंजाइम डेटाबेस, माइक्रोआरएनए डेटाबेस, क्लिनिकल डेटाबेस, पाथवे डेटाबेस, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस, इंटीग्रेटेड डेटाबेस, सभी अलग अलग टाइप्स हैं डेटाबेसेस के जिसके बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं. जैसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस. अब जैसे ये सब जो है वो, ये जो 3 डेटाबेस दिए गए हैं, एनसीबीआई, ईएमबीएल और डीडी
पीजे, ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ना इस स्लाइड में या इस पर्टिकुलर पीडीएफ में, जो लिंक आप यहाँ लिंक में जाके चेक भी कर सकते हैं डेटाबेसेस को। तो the three databases are updated and exchanged on a daily basis and the accession numbers are consistent. There are no legal restriction in the uses of these databases. However, there are some patented sequences in the database. So the International Nucleotide Sequence Database Collaboration INSD, उसका यहाँ पे एक मिनट, ये सब डेटाबेसेस को हम लोग यूज करते हैं और इसमें कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। अगर मैं मान लीजिए एनसीबीआई यूएसए की डेटाबेस को एक्सेस करना चाहूँ या ईएमबीएल ब्रिटेन की डेटाबेस को एक्सेस करना चाहूँ तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ उसको, मुझे कोई लीगली रोक नहीं सकता उससे। पेटेंट वाला डेटाबेस को जिसको किसी ने पेटेंट कराया हो उसका राइट जो है उसी के पास होंगे, उसको उसके बिना परमिशन के हम एक्सेस नहीं कर सकते। सो नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन की जो एनसीबीआई की साइट है वो इस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो एनसीबीआई की साइट में जाके आप डेटाबेस जो है उसका एक्सेस आप ले सकते हैं, जो डेटाबेस आप एक्सेस करना चाहते हैं। जैसे ईएमबीएल का डेटाबेस होगा, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट है ये, है ना, वो मेंटेन करता है इसको। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी है ना। इसमें जीनोम सर्वे है, उसके सीक्वेंसेस होते हैं, डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, हाई थ्रूपुट जीनोमिक सीक्वेंसेस। आपने ये जीनोम वाला ना सुना होगा अभी कोविड टाइम में बहुत, उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, फिर पीछे जाके देखेंगे कि उसने किस तरीके से अपना जो है वो डीएनए चेंज किया, फिर जीनोम सीक्वेंसेस के थ्रू हम ये जानेंगे कि कौन सा वेरिएंट था, उसके हिसाब से फिर हम ड्रग में वेरिएशन लाएंगे, मतलब आपके वैक्सीन में वेरिएशन लाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो जीनोम सीक्वेंसिंग आपको बैक ट्रैक में हेल्प करता है। सो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो ये हो गया आपका ईबीआई की साइट, आप इस तरीके से आप ईबीआई की साइट को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही एक आया डीएनए डेटाबेस ऑफ जीनोम नेट, जो जापान ने बनाया है, जिसको डीडीबीजे बोलते हैं। ये 1986 में आया ईएमबीएल और जेनबैंक के कोलैबोरेशन से, एंड इट प्रोड्यूस्ड, मेंटेन्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स जापान। सीक्वेंसेस इज सबमिटेड वाया वेब बेस्ड डेटा सबमिशन टूल। तो ये वाला जो डेटाबेस है वो किसने बनाया है, जापान ने बनाया। ठीक है, तो ये जीनोम नेट का आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि इस तरीके से आपका जीनोम नेट जो है एक्सेस होता है। जब आप इसको नेट के थ्रू एक्सेस करेंगे तो आप वहाँ पे जा करके इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। और बहुत सारे और डेटाबेस है, एक्सपेक्ट सीक्वेंस डेटाबेस, एनएफसी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्लाइड में अवेलेबल है। वैसे भी ये नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप जो है जा करके उसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सो प्रोटीन डेटाबेसेस सीक्वेंसेस क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी, है ना। क्या प्राइमरी डेटाबेस है, प्राइमरी डेटाबेस में क्या है, तो स्विस प्रॉट करके एक डेटाबेस है, ग्रुप्स ऑफ स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। इट annotate the sequences, describe protein का function, it domains structures, its post translation modification, it provides the high level of annotation, minimum level of redundancy, high level of integration with other databases। ये सारे उसके कहना चाहिए वर्किंग हो गई कि वो क्या क्या चीजें उसके अंदर होंगी। प्रोटीन का फंक्शन होगा, उसका डोमेन होगा, उसका सीक्वेंस होगा, उसका ट्रांसलेशन होगा उसके मॉडिफिकेशन का, ठीक है, उसमें एनोटेशंस होंगे, वो सारी चीजें जो है, एनोटेशन समझते हैं ना आप लोग, उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो हम लोग देते हैं उसको एनोटेशन बोलते हैं, वो सारी चीजें। So computer annotated supplements and Swiss prot that contains all the translation of EMBL nucleotides and entries are not yet integrated in Swiss prot। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आप प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को पढ़ सकते हैं जो यूएस में यूज होता है। ठीक, तो ये भी एक सीक्वेंस का टाइप है। स्विस प्रॉट इस तरीके से दिखता है आपको। सेकेंडरी डेटाबेस क्या होता है, सेकेंडरी डीबी कंपाइल एंड फिल्टर सीक्वेंस डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्राइमरी डीबी। This DB मतलब DB मतलब database. This database contain information derived from protein sequences and help the user determine whether a new sequence belonging to a known protein family। तो प्राइमरी डेटाबेस में आपने डेटा को कलेक्ट किया था, अब सेकेंडरी डेटाबेस में आप उसको अवेलेबल करा रहे हो so that anyone can access and utilize the information। So database of short protein sequences, patterns and profiles that characterize biologically significant sites in the protein। It is based on regular expression describing characteristic sequence of specific protein families and domains। It is a part of Swiss prot and maintained in this name। So बहुत सारे अलग-अलग सब डेटाबेस बनाए गए, सेकेंडरी डेटाबेस बनाए गए, जिनका काम यही था कि जो प्राइमरी डेटाबेस है उनको लेकर के फर्दर एनालाइज करना उनको, और फिर आगे उसको प्रोपेगेट करना, आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें जाएंगी, जैसे प्रिंट्स है, ब्लॉक्स है, ठीक है, पीफैम है। तो प्रिंट्स क्या करता है, इट प्रोवाइड्स दी कॉम्पेडियम ऑफ प्रोटीन फिंगरप्रिंट्स। ब्लॉक्स क्या करता है, विदाउट गैप्स इन अलाइंड प्रोटीन फैमिलीज
डिफाइंड बाय द प्रोसाइट फाउंड बाय पैटर्न सर्चिंग एंड स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एल्गोरिथम। तो कुछ नहीं है, सारे डेटाबेसेस में हम यही कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं और उसको एनालिसिस करके देख रहे हैं कि उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस, ठीक है। सो ये हो गया आपका प्रोटीन डेटा बैंक। प्रोटीन डेटा बैंक में जो मेन डेटा बैंक है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। ये बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिकुलर्स का मैक्रोमोलिक्यूल्स का डिटरमाइंड बाय द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एंड एनएमआर। आप जो ये जो प्रोटीन डेटा बैंक है वो कंटेन करता है एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स को, स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स को, है ना, उसके डीएनएस को, आरएनएस को, किस तरीके से आप उसका यूज कर पाओगे आपके ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, आपके वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में, ऑल दोस थिंग्स। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, अब इसमें स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया जाएगा कि भाई किस टाइप का स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर को एनालाइज करके कि कौन सा स्ट्रक्चर है। जैसे वायरसेस के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं वैसा ही समझ लीजिए आप इसको। कैथ, क्लास, आर्किटेक्ट, टोपोलॉजी एंड होमोलॉगस सुपर फैमिली, इसमें क्या किया जाएगा, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन किया जाएगा आपके प्रोटीन का। हायरार्की मतलब पहले ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया, इस तरीके से एनालिसिस किया जाएगा। एंजाइम का डेटाबेस है। एंजाइम के डेटाबेस में ये सब डेटाबेस के आपको मैं जो ये सारी चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्लाइड्स में, ये डेटाबेसेस है, स्टैंडर्ड डेटाबेस है जो अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। क्या यूज है इनका, भाई कोई इन्फॉर्मेशन आपने कहीं स्टोर की, उसको आप ग्लोबली एक्सेस कर पाओ, और वो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे अलग अलग डिजीजेस के बारे में, बहुत से अलग अलग वैक्सीन ड्रग्स के बारे में अवेलेबल कराई गई हैं ग्लोबली वर्ल्ड वाइड, सो दैट एनीवन कैन एक्सेस एंड यूज दैट फॉर देयर रिसर्च, फॉर फर्दर एनहेंसमेंट इन द प्रोसेस ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड द वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। सो इस तरीके से ये भी एक प्रकार का डेटाबेस है जो एंजाइम जो है स्विस इंस्टीट्यूट है जिसने बनाया। क्लिनिकल डेटाबेस जनरली कंटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ह्यूमन, है ना, तो ह्यूमन के बारे में जो क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है उसको हम इसमें यहाँ पे क्लिनिकल डेटाबेस में रखते हैं, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इस पर हम ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं हैं, ना ही आपको जाना है, सिर्फ आप मेन की पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा किन किन क्वेश्चंस में आपको इसको प्रिपेयर करना है। So Kyoto Encyclopedia of Genus and Genomes, ये भी एक तरीके का डेटाबेस है जिनमें इतनी सारी चीज़ें रखी गई हैं। पाथवे डेटाबेस, जेनेस डेटाबेस, जीनोम डेटाबेस, ड्रग डेटाबेस, रिएक्शन डेटाबेस, है ना, केओ एंड कंपाउंड डेटाबेस, तो ये सारी चीज़ें जो है वो रखी गई हैं। बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस क्या होगा, ये जो है सर्च, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई प्रेजेंटेशन बनाया, रिसर्च किया, पेपर लिखा, तो उसमें हमको कहीं ना कहीं साइटेशन देना पड़ेगा ना। साइटेशन का मतलब क्या, भाई आपने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली, ठीक है, आपने इस पेपर से ली, दूसरे पेपर से ली, तीसरे पेपर से ली, क्या किसी और साइंटिस्ट की हेल्प से आप ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, क्या उनके रिसर्च पेपर से आपको इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हो, या किसी दूसरे पेटेंट से आप इन्फॉर्मेशन, तो आपको उसको प्रॉपरली साइट करना पड़ेगा, उसको उसका ड्यू क्रेडिट देना पड़ेगा कि हमने यहाँ से डेटा लिया। उसको बोलते हैं हम लोग बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस। तो उसके थ्रू जब हम डेटाबेस बनाते हैं उसको बोलते हैं पबमेड। तो इट enables यूजर टू डू कीवर्ड सर्चेस, प्रोवाइड्स लिंक्स टू अ स्पेसिफिक टू सिलेक्शन ऑफ फुल आर्टिकल्स and has text mining capabilities. Example provides links to related articles and GenBank entries among others. तो भाई मुझे अगर मान लीजिए मुझे कोविड में अल्फा वेरिएंट या बीटा वेरिएंट का डेटा सर्च करना है, मैंने टाइप कर दिया कीवर्ड गूगल में, वो सारी चीज़ आपको निकाल के दे देगा। तो इन कीवर्ड्स को हम पबमेड में, या कहना चाहिए आपका पेपर या रिसर्च पेपर, देखिए यहाँ क्या लिखा है, 30 मिलियन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस, वहाँ पे स्टोर्ड है किसमें, पबमेड की साइट में, डेटाबेस है। तो डेटाबेस माइनिंग टूल्स, एनालाइजिंग टूल्स, ये सब एनालिसिस के लिए टूल्स यूज होते हैं। देखो ये ब्लास्ट है जो एनसीबीआई यूएस यूज करता है, क्या करता है ये, इट यूज टू एनालाइज सीक्वेंसेस इंफॉर्मेशन एंड डिटेक्ट होमोलॉजिस सीक्वेंसेस। एंट्रेज है, डीएनए प्लॉट है, लोकस लिंक है, लिगजेंड है, ब्राइट है, तो ये बहुत सारे इसके अलग अलग, जैसे ये डीएनए प्लॉट क्या करता है, अलाइनमेंट टूल है। लोकस लिंक क्या है, असेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन होमोलॉगस जीनस है। लिगेंड क्या है, केमिकल डेटाबेस है जो अलाउ करता है कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम्स एंड लिंक्स ऑफ ऑल पब्लिकली एक्सेसिबल डेटाबेसेस, ठीक है। ब्राइट क्या है, बायोमोलिकुलर रिलेशंस, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ डेटाबेसेस। तो ये सारी चीजें जो हैं जो आपको उसकी हेल्प से होती। तो ये ब्लास्ट क्या है, बेसिक टूल, अलाइनमेंट सर्च टूल है फॉर होमोलॉजी एनालिसिस, है ना। उसमें इस तरीके के, जैसे ब्लास्ट एंड क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्वेरी वर्सेस न्यूक्लियोसाइड डेटाबेस। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में आपको डिटेल में नहीं जाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ये सिर्फ आपके एग्जांपल्स के लिए आप एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से कहाँ पे क्या यूज होता है। जैसे प्रोग्राम का इनपुट है ब्लास्ट एंड डीएनए, तो डेटाबेस डीएनए एक्सेस करेगा, प्रोटीन तो प्रोटीन एक्सेस करेगा, है ना।
तो फिर उसमें बहुत सारे एक्स मतलब मल्टीपल हम जब एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, सो ये आप इस तरीके से समझ सकते हो। सीक्वेंस अलाइनमेंट, what is sequence alignment? A sequence alignment is a way of arranging the sequences of DNA or protein to identify regions of similarity that may be a consequences of functional, structural or evolutionary relationship between the sequences. अब आपने सीक्वेंस तो बना लिया कि ये इस डीएनए सीक्वेंस का है, वो उस डीएनए सीक्वेंस का है, बट आप उसको अरेंज तो करना पड़ेगा आपको, उसकी सिमिलैरिटी को, उसके डिफरेंशिएशन को एनालाइज करने के लिए, उनके फंक्शनल और स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस को देखने के लिए इन सारी चीज़ों को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें। टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट, पेयर वाइज अलाइनमेंट हो सकता है, मल्टीपल अलाइनमेंट हो सकता है। पेयर वाइज अलाइनमेंट का मतलब है द प्रोसेस ऑफ लाइनिंग अप टू सीक्वेंसेस टू अचीव मैक्सिमम लेवल ऑफ आइडेंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ होमोलॉजी। अब मान लीजिए एक ड्रग बनाया आपने, दूसरा ड्रग बनाया, अब दोनों ड्रग में, या कहना चाहिए ड्रग नहीं कहना चाहिए, एक वायरस आप एसेस करें, दूसरा वायरस एसेस करें, दोनों वायरस में कितनी सिमिलैरिटी है, कितना डिफरेंस है, इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो वहां पे आपकी ये हेल्प करेगा। तो पेयर वाइज सीक्वेंस में हम दो चीजों को लेते हैं और दो चीजों के सीक्वेंस को एनालाइज करते हैं, आपस में देख के उसकी आइडेंटिटी को चेक करते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं। सो पेयर वाइज अलाइनमेंट ऑफ रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन 4 एंड बी लैक्टोग्लोबुलिन, इसका जो है हम एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब सीक्वेंसेस यहाँ पे बनाए गए ना, इनको इतना डिटेल में जाके आप मत पढ़िएगा, ये सब सीक्वेंसेस बना करके आपको बताई गई। जैसे आइडेंटिटी बार है, ये आइडेंटिटी बार को चेक किया जाएगा कि ये कहाँ कहाँ पे मैच हो रहा है, जहाँ जहाँ पे भी मैच होगा, जैसे यहाँ पे ये मैच हो गया तो बोलता है समवॉट सिमिलर 1 डॉट, वेरी सिमिलर 2 डॉट्स, यहाँ पे देखिए 2 डॉट, यहाँ पे 1 डॉट, 2 डॉट, ऐसा ये यहाँ पे बना करके चीज़ों को चेक किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे वो मिल रही है वो चीज़ें, वहाँ पे देख के उसको एनालाइज किया जा रहा है। पेयर वाइज अलाइनमेंट ऑफ रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन एंड बी एक्टोग्लोबिन, तो यहाँ पे इंटरनल गैप मिला है, यहाँ पे टर्मिनल गैप मिला है। इंटरनल गैप मतलब दो सीक्वेंस के बीच का गैप, टर्मिनल गैप मतलब जब गैप खत्म, जब आपका सीक्वेंस खत्म हो गया उसके बाद का गैप। तो इस तरीके से सीक्वेंसिंग देखी जाती है कि कौन कौन से किसके किसके बीच में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सिमिलरिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। होमोलॉग्स में आप देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे प्रोटीन को और ग्लोबुलिन को चेक किया जा रहा है, उसके फ्रॉग अल्फा, चीक अल्फा, माउस बीटा, इनके थ्रू, है ना। तो ये सब चीज़ों के थ्रू हम उन चीज़ों को देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सीक्वेंस एनालिसिस फॉर रिलेटेडनेस। होमोलॉगस क्या होता है? सिमिलर सीक्वेंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिराइव्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर सीक्वेंस। ऑर्थोलॉग्स क्या होता है? ये होमोलॉग्स में हम सिमिलर सीक्वेंसेस को चेक करते हैं कि वो मैच हो रहा है कि नहीं होता है। ऑर्थोलॉग क्या होता है? होमोलॉगस सीक्वेंस इन डिफरेंट रिलेटेड स्पीशीज, मतलब आपने फ्रॉग में चेक किया, आपने माउस में चेक किया, आपने ह्यूमन में चेक किया, उनके बीच में। पैरालॉग्स क्या होता है? होमोलॉगस जेनेस विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। अब ह्यूमन के अंदर ही अलग अलग चीजें हो सकती हैं, एक वन ह्यूमन टू अदर ह्यूमन में भी सीक्वेंसिंग चेंज हो सकती है, उसको पैरालॉग बोल देंगे। जेनोलॉग किसको बोलेंगे? सिमिलर सीक्वेंसेस दैट हैव अराइजन आउट ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर इवेंट्स, वायरसेस के थ्रू, जिसको हम मान के चलते हैं, उसमें हम जेनोलॉग्स को चेक करेंगे। ठीक है। सो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होगा? मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट पार्शियल और कंप्लीट अलाइनमेंट ऑफ 3 और मोर रिलेटेड प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस एंड कंजर्व डोमेन एनालिसिस और प्राइमर डिजाइनिंग। ये सारी चीजें होती है जब हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करते हैं। ठीक है। टूल्स ऑफ मल्टीपल अलाइनमेंट, ये सारे टूल्स यूज सकते हैं, क्लस्टलॉ, टी कॉफी एंड मसल कलाइन, CLC एंड GCG, वर्कबेंच, ये सब टूल्स हैं जो मल्टीपल अलाइनमेंट में यूज होते हैं। ठीक है। तो वेरियस कैटेगरी ऑफ एनालिसिस होती है। एनालिसिस ऑफ सिंगल जीन सीक्वेंसेस, सिंगल प्रोटीन सीक्वेंस को जब आप एनालिसिस करें तो उसको सिंगल जीन सीक्वेंसेस बोलते हैं। क्या करेंगे एनालिसिस में? सिमिलैरिटी देखेंगे जो अदर नोन जीन्स है उसके थ्रू, उससे हम सिमिलैरिटी को चेक करेंगे। जैसे कि कोविड में जो आपका जो प्रोटीन सीक्वेंस था उसको चेक किया गया था कि वो जो पहले जो वायरसेस आए थे आपके स्वाइन फ्लू के और दूसरे मंकी वायरसेस, उसको चेक किया गया था। कोविशील्ड तो मंकी वायरस पे ही बेस्ड है, तो वो चेक करके वो उस वैक्सीन को डेवलप किया गया। ऐसे ही फाइलोजेनिक ट्रीज हो सकती हैं, है ना, और बहुत सारे रिलेशनशिप को हम चेक करने के लिए इसमें यूज कर सकते हैं। प्रोडिक्शन ऑफ सब सेलुलर लोकलाइजेशन हो सकता है, प्रोडिक्शन ऑफ प्रोटीन सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर हो सकता है कि प्रोटीन के दूसरा स्ट्रक्चर है, तीसरा स्ट्रक्चर है ना, या उससे डिराइव्ड है क्या। तो ऐसी सीक्वेंसेस को ये बिल्कुल ही कहना चाहिए आपका, ये जितनी भी चीजें इस पर्टिकुलर यूनिट में डिस्कस की गई हैं वो प्योरली इट इज बेस्ड ऑन द डेटाबेसेस। और
फिर प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में या डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनमें कौन सी सीक्वेंसिंग यूज होती है, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं उनके बारे में। एनालिसिस ऑफ होल जीनोम्स, location of various genes on the chromosomes, correlation with functions or evolution, expansion, duplication of gene families, which gene families are present, which is missing, ये सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। Identification of missing enzymes, large scale events in evolution of organisms and all these things. Analysis of genes and genomes with respect to function, functional annotation बोलते हैं इसको। इसमें ट्रांसक्रिप्टोमिक्स भी है, प्रोटोमिक्स भी है, कंपैरिजन एनालिसिस ऑफ बायोकेमिकल पाथवेज है, डिलीशन और म्यूटेंट जीनोटाइप्स है और फाइनोटाइप्स है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेंशियल जीन्स है, जीन्स इवॉल्व इन स्पेसिफिक प्रोसेसेस है, ये सारी चीजें। और एक कंप्यूटर जीनोमिक्स होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं पैथोजेनिक स्पेसिफिक यूनिक टारगेट्स एंड डिजाइनिंग नॉवेल। ठीक है, लास्ट है आपका फाइलोजेनिक एनालिसिस। फाइलोजेनिक एनालिसिस इज एम एट रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ सक्सेसिव डाइवर्जेंस व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द इवोल्यूशन बिटवीन द कंसीडर्ड सीक्वेंसेस एंड देयर कॉमन एंसेस्टर्स। भाई आप एनालाइज कर रहे हो कोई सीक्वेंस को, कोई ड्रग को, आपने देखा कि ये डेवलपमेंट हुआ है पुराने से नए में, तो आप उसके एनालिसिस करने के लिए आप फाइलोजेनिक एनालिसिस को यूज कर लो। ठीक है, कि उसके एंसेस्टर से अभी जो आया है नया सीक्वेंस, उसके प्रेजेंट में प्रीडिसेसर और उसके फॉलोअर्स में क्या डिफरेंस है। So nucleic acid and protein sequences are used to infer phylogenetic relationship. तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सीक्वेंसेस से हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर phylogeny methods allow the suggestion of phylogenetic trees from a given set of alike sequences। ये सब एनालिसिस टूल हो सकते हैं, मेगा, फाइली, पॉप, प्रीव्यू, ओडेन, है ना, फाइलोडाउन, ट्रीकॉन और डेंड्रॉन। इनके से हम फाइलोजेनिक एनालिसिस टूल को। तो ये था इस पूरे यूनिट के बारे में। इस पूरे यूनिट में क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली आपसे ये बन सकते हैं कि भाई डेटाबेसेस जो है वो किस कैटेगरी के होते हैं, किन टाइप्स के होते हैं और उनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, कौन कौन से डेटाबेस आप जानते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का क्या एप्लीकेशन है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस आई विल गिव इन अ सेपरेट, ठीक है, शीट। तो आप उससे आप देख लीजिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।